हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि कल हमने क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस किया था और हमने उसके 3 पॉइंट भी कवर किए थे। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चौथा क्रिटिसिज्म ये था कि वुमेन्स माइनॉरिटीज बैकवर्ड कम्युनिटीज को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। वुमेन्स की संख्या असेंबली में काफ़ी कम थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। रूरल एरिया और गांव के लोगों को उतना स्पेस नहीं दिया गया जितना शहर के पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता था। इस वजह से कुछ लोगों ने कहा कि असेंबली का स्ट्रक्चर इंक्लूसिव नहीं था, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट देने की बात करते थे। फिर पॉइंट 5 है डिले और प्रोसीड्यूर का क्रिटिसिज्म। कुछ लोगों ने असेंबली पर यह भी क्रिटिसिज्म किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ज़्यादा समय लगा, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। डिबेट काफ़ी लंबी और कॉम्प्लेक्स थी, जिससे जिससे आम लोग समझ नहीं पाए। प्रोसीड्यूर कभी-कभी स्लो और ब्यूरोक्रेटिक लगे। इस वजह से कहा गया कि ये प्रोसेस आम जनता तक क्लियर तरीके से नहीं पहुंचा था। ठीक है। फिर पॉइंट 6 थे इराइट एंड वेस्टर्नाइज थिंकिंग। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना था कि असेंबली के मेंबर एजुकेटेड और अंग्रेजी सोच वाले थे। उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी का मॉडल फॉलो किया, जबकि भारत के रूरल और पारंपरिक समाज को उतना रिप्रेजेंट नहीं किया। इस वजह से आम लोगों के प्रॉब्लम्स और रियलिटीज असेंबली ने उतनी हाईलाइट नहीं की। हालांकि असेंबली पर कई क्रिटिसिज्म हुए, फिर भी उसने भारत को एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज भी ये डिबेट हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सभी आवाज़ों को स्पेस देना जरूरी है। इस असेंबली की लिमिटेशन को समझना जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर में और बेहतर गवर्नेंस रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके। इन सब बातों को समझना हमारे इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक छूट चुका है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या छूटा है, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। थैंक यू।